नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं मैं IRFC के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में IRFC ने हमको बहुत बड़े रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में आके। अगर मैं पिछले एक साल का रिटर्न भी देखूं, एक साल का क्या छोड़िए, दिसंबर 2026 से देखूं, तो वहां से स्टॉक हमको लगभग 153% का रिटर्न देते हुए नजर आया, जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही बड़ा रिटर्न हो गया। अब मैं आपसे डिस्कस भी ये भी करने वाला हूँ कि इतने शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा रिटर्न कैसे आ पाया, क्या उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन है या कुछ टेक्निकल रीजन भी है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो आपको जैसा कि आपको पता है, कंपनी का काम सिंपली क्या है, जो रेलवे के जितने भी जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करती है और उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट अर्न होता है। अब देख सकते हैं, अगर हम सेल्स देखें तो 2020 से जो कि लगभग 4000 करोड़ के आसपास का सेल्स था, वो बढ़ के अभी 6700 करोड़ पे आ चुका है। यानी अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स लगभग आपका 50% से बढ़ा है, जो कि ठीक ठाक मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पे बाकी सब चीज इग्नोर करेंगे, हम सीधा ईपीएस में आके देखते हैं। ईपीएस देख सकते हैं आप, 0.88 से 1.23 पे बढ़ गया है। तो हम एक परसेंटेज में देखते हैं कि ईपीएस कितना बढ़ा है। तो अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.88 और 1.23 को, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको नजर आएगा कि लगभग 39% के आसपास आपका ईपीएस बढ़ा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 साल में ईपीएस ओनली 39% बढ़ा है, लेकिन तो स्टॉक ने आपको लगभग 8 गुना का रिटर्न दिया है। ईपीएस सिर्फ 40% बढ़ा है, मैं अप्रॉक्स होने के लिए 40% बोलता हूँ, लेकिन स्टॉक ने हमको 8 गुना का रिटर्न दिया है। तो ये एक बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर में। अब अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो देखिए दोस्तों, जो भी फाइनेंस वाली कंपनी है, जो बैंक है, जो एनबीएफसी से बड़े प्रॉफिट्स करते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कई सालों से स्टॉक मार्केट में है, उनको लगभग 4 से 5 के प्राइस टू बुक का वैल्यू मिलता है, क्योंकि ग्रोथ उन्हें बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ आईआरएफसी में नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्टॉक ने हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। लगभग 5 टाइम्स का प्राइस टू बुक मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। आप देख सकते हैं पूरे सेक्टर का लगभग 2 टाइम्स रहता है प्राइस टू बुक, लेकिन वहां से भी स्टॉक डबल हो चुका दिख रहा है। यानी वैल्यूएशन किसी भी तरीके से हमको भी सस्ता नहीं मिल रहा है। जब ये 22-23 पे था, तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैं भी उसको होल्ड कर रहा था, और तब इसका डिविडेंड यील्ड लगभग 4% के आसपास था। तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड मिल रहा था और बहुत ही लुक्रेटिव था, बहुत ही ज्यादा इसमें मतलब पैसे अच्छा खासा कमा सकते थे। मैंने खुद भी कमाया, मैंने लगभग इसको 100 के आसपास मैंने बेच दिया। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ क्या कि स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ गया। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्री फ्लोट क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके देखिए, जो प्रोमोटर्स है उनके पास 86% स्टेक है, जो कि प्रोमोटर जल्दी बेचते नहीं है। यानी 86% जो पैसा है वो एक कोने में करके रखा हुआ है, उसे कोई भी खरीद भी नहीं सकता और बेच भी नहीं सकता। नेक्स्ट अगर म्यूचुअल फंड्स के पास देखें तो उनके पास पहले 2% हुआ करता था, अब बेचते बेचते उन्होंने लगभग अपना टोटल जो है एग्जिट कर लिया है। अदर डोमेस्टिक के पास देखें तो उनके पास भी लगभग 1.22% था, उन्होंने बेच के 0.76% पे लाया, यानी उन्होंने ही बेचा है। एफआईएस के पास देखें तो एफआईएस के पास 1% का स्टेक था, अभी भी 1% के पास ही है। तो अगर मैं सारे इन्वेस्टर्स का मिला के देखूं तो एफआईआईज, प्रोमोटर्स और म्यूचुअल फंड सबको मिला के आपके पास लगभग इस कंपनी का 86-88% या लगभग 89% ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास ही है, जो कि कब्जा करके बैठे हुए। अब वहीं पे अगर रिटेलर्स के पास देखें तो रिटेलर्स के पास पहले सिर्फ 9% का स्टेक था। अब किसी भी कंपनी में अगर सिर्फ 9% का स्टेक अगर फ्री फ्लोट है, यानी कि वो रेगुलर बेसिस पे खरीदना बेचना हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना, मूव करवाना बहुत ज्यादा ईजी है। आप चाहे तो उसको एक ही दिन में 10% 20% मूव करवा सकते हैं, या एक ही दिन में उसको 20% डाउन भी करवा सकते हैं, क्योंकि फ्री फ्लोट कम हो गया, मतलब शेयर्स अपने आप कम हो गए। तो अब उसका उसका क्या है, आपका सप्लाई कम है, आप डिमांड को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि सप्लाई ही कम है। लेकिन अब यहाँ पे एक नेगेटिव चीज क्या देखिए दोस्तों, क्या है, पहले रिटेलर्स के पास 9% था, अब बढ़ते बढ़ते वो 11.3% पे आ गया है। यानी खरीद रहा है कौन, रिटेलर्स। और हर बार मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि जब भी ऐसा आपको पैटर्न कहीं दिखाई दे तो थोड़ा कॉशियस हो जाइए। अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हुए तो बहुत बढ़िया टाइम है अभी प्रॉफिट को बुक कर लेने का। कुछ अमाउंट आप ऑफकोर्स छोड़ सकते हो वहाँ पे आपके प्रॉफिट में से, ताकि अगर स्टॉक और बढ़े तो आपको प्रॉफिट हो सके, क्योंकि स्टॉक जब बढ़ता है तो कोई बोल नहीं सकता कि कहाँ तक बढ़ेगा, लेकिन आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे जो है एफ आई बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, अदर डीआईज बेच रहे हैं, और खरीद कौन रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स। और खरीद भी किस टाइम पे रहे हैं, जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अब हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे आके देखते हैं, ये डेली चार्ट है। आप देख सकते हैं इस दिन में आके बहुत अच्छा खासा हमको बिपाली मिला। ये जो कैंडल बना, ये ऑलमोस्ट एक मारोबोजा कैंडल बना है और ये हाई पे बना है। उसके बाद कोई भी कैंडल इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और हम देखें तो स्टॉक धीरे धीरे नीचे आने का ही ट्राई कर रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है स्टॉक को जितना मूव करना था मूव कर गया। ऑफकोर्स जब कोई स्टॉक रैली करता है, जब मैनिपुलेशन चलता है, तो स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है, लेकिन बेटर वही रहता है कि हम अपना प्रॉफिट निकाल के आराम से साइड में बैठ के देखते रहे कि आखिर होता क्या है। यही चीज हमको लर्निंग देती है। लेकिन अगर आप इस टाइम पे एंट्री करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर एग्जिट सही नहीं रहता है तो आप बहुत बड़े लॉसेस में बैठ सकते हैं। अब अगर मैं वैल्यूएशन के बेसिस पे सिर्फ इसका प्राइस बताने का ट्राई करूं, तो इसका प्राइस लगभग आपको कहीं पे खूब बेसी 100 या 80 के आसपास रहना चाहिए। 150 ऑफकोर्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, डिविडेंड यील्ड बहुत कम हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं है। किसी भी स्टॉक को अगर मल्टीप्लाई होना है तो उसके लिए एक ही रीजन है, सिर्फ एक ही रीजन है, वो है ग्रोथ ईपीएस में। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो ही स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा,
अर्निंग नहीं बढ़ेगी तो स्टॉक का प्राइस भले ही शॉर्ट टाइम बढ़ जाए, वापस गिर के नीचे ही आना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने IRFC के बारे में बात किया कि उसका वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है। अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट हल्का फुल्का बुक कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी स्टॉक में आके गलत टाइम पे फंस जाए और बाद में एग्जिट करने का आपको मौका भी ना मिले। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।